शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, परिवार के लिए, आपके लिए और पूरे प्रदेश के लिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मित्रों, वर्ष 2024 पूरा शुरू से अंत तक अगर मैं कहूं, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश में एक तरह से बहुत अस्थिरता के दौर में रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2024 एक पॉलिटिकल टर्मोइल के साथ शुरुआत हुई थी और उस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकलते निकलते आगे बढ़कर के एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट का दौर इस प्रदेश के सामने रहा है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने शायद कभी भी इस प्रकार का एक साल का कार्यकाल जो बहुत बड़ी अस्थिरता के दौर में से राजनीतिक आर्थिक तौर पर देखा हो। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार का काम करने का तौर तरीका रहा है वो अपने आप में एक तरह का ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से मैं कलाकार खुद भी रहा हूं और कलाकारों के प्रति मेरा सम्मान है। जो जसपाल भट्टी का एक शो होता था उल्टा पुल्टा, वर्तमान सरकार का ये पूरा एक साल का कार्यकाल लगभग उसी तरह से जसपाल भट्टी की वो उल्टा पुल्टा की जो एक सीरियल चलता था उस तरह से गुजरा है। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का पहला साल का कार्यकाल नए इनिशिएटिव के साथ होता है। अगर अनुभव की कमी है तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन दूसरा साल का कार्यकाल में परिपक्वता आती है, फैसला लेने में, काम करने में, और उसमें इफेक्टिवनेस भी आती है, यानी कि प्रभाव भी सरकार का दिखता है काम करने में। वो सारी चीजें इस एक साल के कार्यकाल में शून्य दिखी। बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, फिर जब जगहंसाई हुई फैसले बदल दिए गए, और इस तरह से मैं कहूं 2024 का ये दौर, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से होकर के हिमाचल प्रदेश में समस्या की चर्चा होकर के, और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र होकर के, अंत में अंतिम दिन जो है जब साल का था तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में, कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में, शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे। और बहुत विचित्र लगा, कितनी इनकम होगी उससे, कितना कर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने अगर कहा भी कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो आप ये कहते कि हम महिलाओं से भी नहीं लेंगे और पुरुष से भी नहीं लेंगे।
मुझे लगता है कि उस विचार में ज्यादा गंभीरता होती है। लेकिन जब शोर मचा, जब जगनसाई हुई, तो फिर उसके बाद कहा कि अब हम इस पर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं, ये उल्टा पुल्टा जो जसपाल भट्टी जी का शो, इसी संदर्भ में कह रहा हूं। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई, और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी, वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, ये सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। जब उसके विपरीत काम कर रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि जिस जनमत को आपने गारंटियों के बलबूते हासिल किया था, नैतिकता ये बनती है कि आप उन गारंटियों को जब पूरा करने से मुकर रहे हैं, उससे पाला झाड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र दे करके नए जनमत के लिए जाना चाहिए। नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, झूठ बोल कर के। क्योंकि माफी मांगने की आदत तो नहीं है, और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो गारंटियों के बलबूते आपने जनमत हासिल किया था, नैतिकता ये बोलती है उसको आप पूरा करने में जो सफल नहीं हो पाए हैं, ना आपकी मंशा उसमें पूरा करने की है, ऐसे में नए सिरे से आपको चुनाव के लिए जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो बात कही है यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो बिजली की गारंटी, बिजली की जो सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहा हूं, क्या आपने इससे पहले एक और घोषणा नहीं की थी कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी जीरो बिल के साथ जो दे रही है, हमारी कोई गारंटी नहीं थी, हमने ये शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश में, इसको हम वापिस लेते हैं और
जो इनकम टैक्स पेई जो है वो सब जो है इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। साल 1 नहीं 2 बीत गए, उसके बावजूद भी आप वो इनकम टैक्स पेज जो पेज है तो उनकी अभी तक आप सूची उपलब्ध नहीं करा पाए, आप उसको अभी तक लागू नहीं कर पाए। और जब इलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमारे पास ये डाटा ही उपलब्ध नहीं है और इस डाटा को ऑब्टेन करना ये मुश्किल काम है, तो आपने क्या फैसला ले लिया कि अब मैं फैसला ये लेता हूं कि सब्सिडी जो है जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील करता हूं। आप अपनी सरकार को हिमाचल प्रदेश में लोगों के ऊपर लोगों के पैसे से चलाना चाह रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स लाद करके चलाना चाह रहे हैं। टैक्सेस आपने इतने सारे हिमाचल प्रदेश में लगा दिए जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान में लाना चाह रहा हूं आपके ध्यान में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर हम बात करें तो लगभग 26 लाख के लगभग कंज्यूमर हैं, 26 लाख कनेक्शन है हिमाचल प्रदेश में। और उसमें अगर हम देखते हैं कि 0 से 125 यूनिट अगर खर्च करते हैं तो उस पर जो है वो जो सब्सिडी जो है वो 3 रुपए 53 पैसे, यानी कि 1 यूनिट पर जो टोटल जो कॉस्ट आती है वो हिमाचल प्रदेश में जो बिजली देने की जो है 5 रुपए 60 पैसे की, और उसमें से 3 रुपए 53 पैसे जो है उस पर आप ये दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। और इस तरह से सब्सिडी के बाद जो है 2 रुपए 7 पैसे आप जो है वो पर यूनिट के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट के लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा जो स्लैब है 126 यूनिट से 300 यूनिट का, और उसमें जो है सही मायने में जो कॉस्ट टोटल है वो पर यूनिट 6 रुपए है, और आपसे सब्सिडी जो है वो 4 रुपए 17 पैसे वो पड़ती है। और उसके पश्चात जो है वो 300 यूनिट से ऊपर जो आती है उसमें जो सब्सिडी मिलती है वो 1 रुपए 3 पैसे मिलती है। 126 यूनिट से 300 यूनिट पर 1 रुपए 83 पैसे मिलती है, और 300 यूनिट से 1 रुपए 3 पैसे मिलती है। लेकिन जैसे कि आपको जानकारी कि पिछले साल से इस सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आप कितनी कर जो है आपको इसमें आय होगी, और आपके कहने पर आपने परफॉर्मा बनाया है, और उस परफॉर्मे के आधार पर आपने कहा कि ये परफॉर्मा दिया जाएगा, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो छोड़े, जो सक्षम लोग हैं उसे कितनी का इनकम हो पाएगी। आप पहले तो स्पष्ट करें कि जो 125 यूनिट आपने कहा था कि जो हम इनकम टैक्स के स्लैब में जो आते हैं उनसे हम ये वापिस लेते हैं, उसका क्या हुआ, इसको स्पष्ट करें पहले। और दूसरा, उसके बाद आपने ये दूसरी जो घोषणा पिछले कल की है उसको इम्प्लीमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, किस प्रकार से होगे, और ये स्वेच्छा पर है या उसके बाद आप इसको फोर्स करेंगे, जबरदस्ती इसको लागू करेंगे, ये भी आप अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस बात को लेकर के मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में जो आप इस प्रकार के जो जिसको बोल सकते हैं कि गिमिक्स की पॉलिटिक्स, यानी कि इस तरह के आपने पहले भी अनाउंस किया कि हिमाचल प्रदेश में मैं घोषणा करता हूं मेरे मंत्री मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने की सैलरी डेफर करेंगे। उसे हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा हुआ? 2 महीने के डेफर करने के बाद तीसरे महीने उन्हें सैलरी ली कि नहीं ली? पूरे देश भर में इस तरह से चर्चा चलाई कि सैलरी छोड़ी नहीं है, 3 महीने की इकट्ठा ली है तीसरे, यही है। और ऐसे में जब हंसी आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न पैदा होते हैं कि आपने बिजली पर जो टैक्सेस लगाए हैं, आप देखो जो
जो आपने जो एनवायरमेंट सेस लगाए प्रति यूनिट जो है, लघु उद्योग जो है उसमें ऊर्जा का, उसमें जो है आपने 2 पैसे का आपने सेस लगाया है, और मध्यम जो इंडस्ट्री है उस पर आपने 4 पैसे लगाए, बड़े उद्योग जो है उस पर जो है आपने 10 पैसे लगाया, कमर्शियल कनेक्शन जो है वो 10 पैसे, उसके बाद अस्थायी कनेक्शन वो 2 रुपए, स्टोन क्रशर पर 2 रुपए, और ईवी चार्जिंग स्टेशन, और जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बहुत कहा था कि ग्रीन स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश, और ये भी कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 2 साल बीत गए, अभी तक जो है वो ईवी की कहानी जो है वो ठंडे बस्ते में है, अभी तक मालूम नहीं कहां तक उसका ये होगा। आपने इतनी बड़ी इंक्रीज जो है वो टैक्सेस में की है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद फिर इस प्रकार की आप जो है वो गिमिक्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपने इस बात को भी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम किया तो हिमाचल प्रदेश में। हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, हमने इस काम को पूरा किया। हर घर में नल लगाए, और जैसे हमने हर घर पे नल लाए, सुखू जी आए, हर घर में नल को गिनते रहे, गिनते जो है 100 रुपए के टैक्स के हिसाब से वहां पर आपने चार्ज शुरू कर दिया। और इसी तरह से आपने हिमाचल प्रदेश में बिजली के टैरिफ का मैंने जिक्र किया, वो तो आपने बढ़ाई। इन सारी चीजों से कुल मिलाकर के मैं कहूं 2 साल के कार्यकाल में डीजल की कीमत आपने बढ़ाई, बिजली की कीमत आपने बढ़ाई, पानी की कीमतें आपने बढ़ाई, और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने की आपने बहुत सारी कहानियां घड़ ली, बहुत सारी कहानियां पढ़ ली, लेकिन परिणाम आज भी यही है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 महीने से अभी तक भी सैलरी नहीं मिल पाई है। इस साल में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाई। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य बंद पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने 1865 इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए, जिसमें लगभग 1100 स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं। विधानसभा में प्रश्न लगा था जिसमें मैंने पूछा कि जो 1100 स्कूल आपने बंद किए हैं, वहां के बच्चे किन स्कूलों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक उनमें से अधिकांश बच्चे जो ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के स्कूल हैं, वो जहां बच्चों की संख्या कम होती थी, 4 थी, 5 थी, 10 थी, 15 थी, वो सारे स्कूल बंद कर दिए। और उनमें से अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हुए, क्योंकि हिमाचल के टफ टेरेन में जाकर के 4 किलोमीटर की दूरी पर वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं जाते, क्योंकि उम्र छोटी है। उन सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से जो सारे जो वादे आपने किए, तो गारंटी दी थी, उन गारंटियों को आज भी हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी उन गारंटियों के बारे में जब आप पूरा करने की स्थिति में नहीं है, या तो आप माफी मांग लेते हिमाचल प्रदेश की जनता से। अगर माफी नहीं मांगते तो आपको निश्चित रूप से जिसकी वजह से आपकी सरकार बनी है, उस गारंटी की वजह से, उन गारंटियों की वजह से, तो आपको नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए। सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कोर्ट परिसर में गोलियां चली। गोलियां चलाने वाले लोग पंजाब से हायर किए गए। हायर करने वाले आपके ही पार्टी के विधानसभा में विधायक रहे, उनके सपुत्र। आपके इस 1 साल के कार्यकाल में 2024 का जिक्र कर रहा हूं मैं, उससे पहले का जिक्र हमने कई बार कर भी लिया कि ऐसे हालात बने हिमाचल प्रदेश में जहां बद्दी बरोटी वाला में एक बार नहीं अनेकों बार गोलियां चली, तलवारें चली।
वहां की एसपी जो है वो वहां से स्टेशन छोड़ने पर विवश होकर के छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर हुई। इन सारी बातों का क्या जवाब है? 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लोन की परिस्थिति आपके सामने है, जिसको कहने की आवश्यकता नहीं। हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ के नीचे बहुत जल्दी जाने वाला है। अत्यंत निराशाजनक कार्यकाल ये 2 साल का रहा है, और पर्टिकुलरली जो 1 साल का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, मैं उसमें डिटेल में जाकर के सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर आपने, उसको मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं, अगर आपने सत्ता को गारंटियों के बलबूते हासिल किया है, जब गारंटियां पूरा करने की स्थिति में आप नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। नए सिरे से जनादेश हासिल करना चाहिए। और मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लोग बोलेंगे कि हमारे पास बहुमत है। बहुमत होना एक बात है, लेकिन आपने जो हॉनेस्ट कमिटमेंट की थी लोगों के साथ, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो गारंटियां पूरा करने की बात कही थी, उन गारंटियों पर आप अब मूक होकर के क्यों बैठे? आप उनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिमाचल प्रदेश की ये रही है कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया। एक में और मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं। जो रेवेन्यू की बात करते हैं, छोटी छोटी बात करते हैं, आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो विधायकों को, मंत्रियों को जो सैलरी मिलती थी, और उसमें जो टैक्स जो है उससे पहले जो है वो सरकार जमा करती थी। जो इनकम टैक्स लगता था उसकी अदायगी सरकार करती थी। और बतौर मुख्यमंत्री मुझे लगा कि ये एथिक्स के आधार पर जो है ये उचित नहीं है। नैतिकता ये बनती है कि अगर हमारी आय अगर हुई है, सैलरी से हुई है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, जैसा देश और प्रदेश के लोग जो कमाई का टैक्स जो है अपने आप अदा करते हैं, हमको भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। हमने फैसला लिया कि सारे विधायक, सारे मंत्री, इंक्लूडिंग स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और उसके साथ साथ में चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप, सबके सब अपनी सैलरी में से जो टैक्स जो है, इनकम टैक्स का जो है, उसको खुद अदा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था ये। आय कितनी हुई वो महत्व का विषय नहीं है, लेकिन एथिक्स का विषय है, नैतिकता का विषय है। और हमने इस बात को लेकर के ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, स्पीकर को जो है वो पर ईयर जो है 5,21,110 रुपए जो है वो जो टैक्स जो है सरकार भरती थी, अब वो स्पीकर भर रहे हैं, अपने आप भर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो 4,93,792 रुपए जो है हर साल का जो टैक्स जो सरकार भरती थी, हमने इसका फैसला लेकर के अब जो है डिप्टी स्पीकर इस टैक्स की भरपाई अपने जो है वो अपने अकाउंट से करते हैं, अपने खाते से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। और इसी तरह से चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप 4,83,912 रुपए जिनको जो टैक्स पड़ता था, जो सरकार भरती थी पहले, वो भी अब जो है चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप जो है वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो विधायक है, इसके अलावा उनको 1,91,880 रुपए जो 1 साल का जो टैक्स जो है जिसको सरकार जमा करती थी, अब सभी विधायक अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल अकाउंट से अपनी आय का जो है वो टैक्स जमा करते हैं। और मिनिस्टर जो है वो उनको जो है वो 7,15,000 रुपए जो टैक्स पड़ता था उनकी सैलरी का, और वो भी जो है वो स्वयं अपने अकाउंट से, अपनी जेब से वो खर्च कर रहे हैं, अपने अकाउंट से दे रहे हैं। और ये फैसला मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा का जो है वो एक ही इस फैसले से जो है उसमें
उसका लाभ हुआ है, मतलब स्टेट को उसका बेनिफिट हुआ है, अमाउंट मैटर नहीं करता, लेकिन जो जिसको मैं कह सकता हूं कि नैतिकता जो बनती थी उस नैतिकता के आधार पर ये फैसला हमने किया। लेकिन जो आप फैसले कर रहे हैं उन फैसलों से हमें कतई भी अब भरोसा उठ गया है, सरकार से भरोसा उठ गया है, विश्वास उठ गया है, क्योंकि आप फैसला लेते हैं, आज लेते हैं, कल पलट जाते हैं। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में है। और मैं ये कहूं, हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के जो कांग्रेस पार्टी का 2 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। कानून व्यवस्था वो भी अस्त व्यस्त हुई है, और हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जो बात कहते थे, और व्यवस्थाओं का तो इस कदर पतन हुआ है जिसकी कल्पना नहीं आप कर सकते। अगर पूरा इस कार्यकाल को अगर हम कहें तो एक तरह का ये जो एक सीरियल जो होता है वो हास्य के लिए जो है वो मनोरंजन का, उस तरह का ये कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का बीता है। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के जरूर विचार करना चाहिए। जो हमने कहा कि गारंटियों का विरोधी सत्ता हासिल की थी, गारंटियां पूरा करने में आप जो है सफल नहीं हो पाए, और इसलिए नैतिकता ये बनती है कि नए सिरे से जनादेश लें। धन्यवाद। सर, जो पिछले सब्सिडी की आपने बात की, 300 यूनिट देने की बात की थी, जो है वो भी अब कह रहे हैं कि 55 लोग छोड़ देंगे। इसमें आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? उन्होंने देखिए, अभी तक जो है मैं प्रस्ताव रखा है, हम अपनी पार्टी में सारी चीज को लेकर के विचार करेंगे, और विचार करने के बाद हम फैसला करेंगे। सर, धर्मपुर क्षेत्र में जो अवैध कटान हुआ है, बीजेपी ने उसके लिए जांच कमेटी का गठन भी किया था। अब बीजेपी इसमें किसे मान रही है कि किसकी शय पर ये सब हुआ? देखिए, मैं उस बारे में सिर्फ इतना ही कहा मुझे कि विधानसभा के सत्र के दौरान ये मामला अखबारों में आया, और जब अखबारों में आया तो जब हमने सूचना इसकी लेने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर जो है वो बालन जिसको बोलते हैं फिर जो है वहां पर इकट्ठा की गई है। किसके यहाँ से वो लाई गई, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कर रहा है या कोई और कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कमेटी वहां पर गई है, और प्रथम दृष्टि में यही पाया जाता है, वही देखने को मिला है कि बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर जो है अवैध कटान हुआ है, और उनको राजनीतिक संरक्षण हासिल रहा। और इसमें पीछे जो है अभी रिपोर्ट जब आएगी तो तब सारी चीजों की जानकारी इसमें मिलेगी। और ये भी हमको जानकारी मिली कि जैसा ये मामला उठा उसके बाद उन लकड़ियों को उठा करके दूसरी जगह कहीं फेंकने की भी कोशिश की, मशीन लगा करके, गाड़ियां लगा करके, ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाए। तो सारी चीज को लेकर के सरकार जवाब देगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल हम इतने ही कहना चाह रहे हैं कि अभी कमेटी वहां पर विजिट करके आई है, और उसके बाद फैक्ट्स जो भी होंगे वो जानकारी जैसे पूरी आएगी। आप पुनः जनमत की बात कर रहे हैं, क्या नए साल में भाजपा फिर से सरकार की अस्थिरता का इशारा? देखिए, अस्थिरता के नहीं, नैतिकता है तो उनको सीधा मैं कह रहा हूं कि जो कहा था वो नहीं कर पाए, जिसके आधार पर जनमत मिला था, जिन गारंटी के आधार पर, वो पूरा करने में वो सफल नहीं पाए हैं। ये जनता के साथ धोखा है, और उनको जनता के बीच में जाकर के नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, अगर नैतिकता है। तो क्या भाजपा दोबारा सरकार बनाने का दावा? नहीं, दावा हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि नए सिरे से अगर हिम्मत है तो उसमें जनमत पे जाना चाहिए। उसके बाद जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी, जिसको बहुमत मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी। कल मुख्यमंत्री ने बिजली पर जो सब्सिडी छोड़ी थी, एक चर्चा हो रही है कि सरकार ने कांगड़ा में एक बड़ी कंपनी का जीएसटी माफ किया है बड़े स्तर पर। क्या विपक्ष के ध्यान में वो विषय है? और अगर वो विषय ध्यान में है तो क्या विपक्ष कोई अंदर कार्रवाई करेगा? नहीं, उसकी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो ये करेंगे नए सिरे से जनमत हासिल करना चाहिए, अगर थोड़ी भी नैतिकता कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस के नेताओं में। कांग्रेस जितने भी नेता है सारे मदद नहीं मिल रही है केंद्र से। अभी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दौरा करेंगे, आप विधानसभा में धर्मशाला। अब उन्होंने कहा कि जो भी करना करें, लेकिन वो सरकार में है, वो
अपनी बात को केंद्र सरकार के समक्ष रखें। केंद्र से मदद मिल रही है, लगातार मदद मिल रही है। हिमाचल प्रदेश को बिना बोले मदद मिल रही है। गाली देने के बावजूद भी जो है प्रदेश के नेता कांग्रेस के गाली दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मदद मिल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको उस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार की वजह से हमारी सरकार यहाँ चल पा रही है। सर, ये स्कूल वाला विषय है, आपका कुछ आंकड़े वगैरह आए हैं आपने? हाँ जी, स्कूल वाला जो स्कूल डाउनग्रेड अब बंद करने से, प्राइमरी स्कूल बंद करने से काफी बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जा पाए, सिटी ऐसा आंकड़ा है, कितने बच्चे हैं? नहीं, उनमें एक्चुअली वही तो आंकड़ा हम मांग रहे थे, दिया नहीं उन्होंने आंकड़ा, और झूठ बोल करके बोलते हमने इधर से उधर पहुंचा दिया, उधर से उधर पहुंचाए। आप जाकर के जाइए पांगी के इलाके में जो स्कूल बंद है, बच्चे घर बैठ गए। आप जाकर के किन्नौर में जाकर के आइए, जो स्कूल बंद कर दिए वो बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। आप ट्राइबल के अलावा जो हमारे विकट परिस्थिति में मेरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कहा कि ये 1100 स्कूल बिना मास्टर के, बिना इसके थे, बिना स्टूडेंट के थे, जो सरासर झूठ है। मुझे लगता है कि अगर थोड़े ऐसे स्कूल होंगे जहां पर मास्टर थे लेकिन बच्चे नहीं थे, उनकी संख्या हमने अलग से मांगी, वो दे नहीं पाए। जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये संभव ही नहीं हो सकता है कि 1100 स्कूल बिना बच्चों को हिमाचल प्रदेश में होंगे, ये संभव ही नहीं। सर, बीते कल जो बनीखेत में हुआ सर, 2 कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पर आरोप लगे हैं और गिरफ्तार भी कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, कानून के मुताबिक जो भी बनता है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी है जिसने इस प्रकार से अगर किया है, तो अगर पुलिस के कर्मचारियों ने किया तो मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है दोषियों के खिलाफ वो होनी चाहिए। सर, हाल ही में बंजार के तांदी में आग लग गई, ना तो विपक्ष उसके प्रति संजीदगी दिखा रहा है और ना ही सरकार। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जैसे ही आपकी सूचना मिली उसके कुछ मिनट बाद ही रवाना हो गए और थोड़ी देर पे ही वहां पर पहुंच गए, मौजूद रहे। फायर ब्रिगेड और गांव वालों की मतलब सहयोग से आग बुझाने में सफलता हासिल उसमें की गई। आज ही मैंने केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जी से बात की है और उनसे मैंने कहा है कि वो एरिया जो है हमारा NHPC के अंतर्गत जो है बहुत प्रोजेक्ट है हमारे पार्वती के, हमारे जो प्रोजेक्ट है पार्वती वैली में, उसमें हमने आगे कम्युनिकेशन जो है वो